सोनपरी और जहरीला तालाब भाग 22। तो पिछले भाग में हमने देखा कि राजकुमार राक्षसों की नज़रों से ओझल होकर कहीं छुप गया है। वह मौके का इंतजार कर रहा है कि सही मौका आने पर मैं राजकुमारी को बचा के यहाँ से निकल जाऊंगा। और वहीं कबीले का सरदार गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका है राक्षसों की नज़रों में धूल झोंक के। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। कबीले के सरदार ने जब गुफा के अंदर बने मैदान में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा के मैदान में 51 लोगों की बलि देने की तैयारी हो रही थी। वह 51 लोग सरदार के कबीले के ही वासी थे। उन सभी लोगों के सामने खड़े राक्षस थे और सभी लोगों के सामने बलि देने के लिए वेदी बनी हुई थी। सरदार यह दृश्य देखकर सहम गया। जिन लोगों को बचाने के लिए वह आया था उसके ही सामने उन लोगों की बलि देने की तैयारी हो रही थी। सभी लोगों के सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था। तांत्रिक अपने क्रियाओं के द्वारा बलि वेदी में बैठे इंसानों को बेहोश कर रखा था। वहां का वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था कि बलि देने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही हो और उन 51 लोगों की बलि कब दे दी जाए इस बारे में सरदार को पता नहीं था। और सरदार के सामने उसके कबीले वालों की बलि दे दी जाए, सरदार यह सब किसी भी हाल में होने नहीं दे सकता था। इधर राजकुमार सोनपरी की दी हुई जादुई गोली की वजह से अभी भी गायब था। राजकुमार समझ गया था कि राक्षस राज अब राजकुमारी के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दिया होगा। राजकुमार मौके का इंतजार कर रहा था कि कब उसे मौका मिले और कब वह राजकुमारी को बचा ले। राजकुमार उपाय की खोज में घूमते हुए दूसरे रास्ते से उसी गुफा में पहुंच गया जहां पर कबीले वालों की बलि का कार्यक्रम हो रहा था। राजकुमार ने जब यह देखा तो वह भी सहम गया। राजकुमार सब लोगों को बचाने के लिए उपाय सोचते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी राजकुमार की नज़र कबीले के सरदार के ऊपर पड़ी जो गुफा के पत्थरों की ओट में छिपा हुआ था। राजकुमार सरदार के पास गया और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। सरदार को अपने कंधे पर किसी और के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ तो वह हड़बड़ा गया और तेजी से पलटकर पीछे की ओर मुड़ा तो सरदार को कोई भी नहीं दिखा। वह हड़बड़ाकर बोला, कौन है? जो कोई भी हो मेरे सामने आए। सरदार के चेहरे पर घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। राजकुमार गायब अवस्था में ही बोला, सरदार मैं हूँ, राजकुमार यशवर्धन। इतने कहने के बाद राजकुमार यशवर्धन ने अपने मुंह से जादुई गोली निकाल ली। जादुई गोली के निकलते ही राजकुमार सरदार को दिखने लगा। राजकुमार को देखने के बाद सरदार के जान में जान आई। उसने राजकुमार से बोला, भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो, लेकिन मैं अपने कबीले वासियों को उन राक्षस तांत्रिकों से कैसे बचाऊं जो कुछ देर में उनकी बलि देने वाले हैं। इतना कहने के बाद सरदार का चेहरा उदासी से भर गया। सरदार की चिंता देखकर राजकुमार उपाय सोचने लगा। अचानक कुछ देर बाद राजकुमार के दिमाग में एक उपाय आ गया। राजकुमार सरदार से बोला, सरदार मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारे कबीले वासियों की जान बच जाएगी। सरदार तुरंत राजकुमार से बोला, जो भी उपाय है जल्दी से बताइए ताकि मैं जल्द से जल्द अपने कबीले वासियों को बचा सकूं। राजकुमार उपाय बताते हुए बोला, तुम मुझे ऐसी जड़ी बूटी दो जिसके सूंघाने पर कोई भी कम से कम 1 दिन के लिए अचेत अवस्था में चला जाए और उस जड़ी बूटी का असर कुछ देर बाद में हो। राजकुमार की बात सुनकर सरदार हैरान होते हुए बोला, आपको जड़ी बूटी तो मैं दे दूंगा, लेकिन आप उसका करेंगे क्या? राजकुमार बोला, तुम बस मुझे जड़ी बूटी दो, फिर मेरा कमाल देखना। सरदार ज़्यादा बातचीत ना करते हुए राजकुमार यशवर्धन को जड़ी बूटी दे दी। राजकुमार यशवर्धन जड़ी बूटी लेने के बाद जादुई गोली को अपने मुंह में रख लिया। जादुई गोली खाते ही राजकुमार गायब हो गया। सरदार को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार आखिर क्या करना चाहता है। राजकुमार की गायब होने के साथ साथ जड़ी बूटी भी गायब हो गई। राजकुमार गायब अवस्था में ही तुरंत उस जगह पर पहुंच गया जहां 51 कबीले वासी की बलि देने की तैयारी हो रही थी। राजकुमार गायब अवस्था में ही सभी तांत्रिकों को बारी बारी से वह जड़ी बूटी सूंघाने लगा। तांत्रिक को सूंघाने के बाद वहां पर पहरा दे रहे सभी राक्षसों को राजकुमार यशवर्धन ने वह जड़ी बूटी सूंघा दी। राजकुमार भी गायब था और जड़ी बूटी भी गायब थी, इसलिए कोई न जड़ी बूटी को देख पा रहा था न ही राजकुमार को। इसलिए राजकुमार अपना काम आसानी से करके सबको जड़ी बूटी सूंघाते जा रहा था। जड़ी बूटी का असर थोड़ी देर में होने लगा। जड़ी बूटी का असर होते ही सभी तांत्रिक और पहरा दे रहे सभी राक्षस अपनी अपनी जगह पर लुढ़क गए और अचेत अवस्था में चले गए। सरदार ने जब यह सब देखा तो वह समझ गया कि राजकुमार की क्या योजना थी। सब लोगों के अचेत होने के बाद राजकुमार फिर से अपने असली रूप में आ गया। सरदार तुरंत राजकुमार के पास पहुंचा।
राजकुमार मुस्कुराते हुए सरदार से बोला, कैसी लगी मेरी योजना? सरदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया योजना थी। इन तांत्रिकों और राक्षसों को पता ही नहीं चला होगा कि अचानक हम लोग अचेत कैसे हो गए। सरदार की बात सुनकर राजकुमार एक बार फिर से मुस्कुरा उठा। इसके बाद सरदार अपने एक कबीलेवासी के पास गया और उसे होश में लाने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन वह कबीले वाला होश में नहीं आ रहा था। इसी तरह सरदार ने और कई लोगों को होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन सरदार उन लोगों को होश में ना ला पाया। सरदार चिंतित हो गया और राजकुमार से बोला, पता नहीं ये लोग होश में क्यों नहीं आ रहे हैं। कहीं तांत्रिक ने लोगों को कोई तंत्र विद्या से अचेत तो नहीं कर दिया है। राजकुमार बात सुनकर बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और इन लोगों को ठीक करने का एक ही उपाय है। सरदार चिंतित स्वर में बोला, क्या उपाय है? राजकुमार बोला, अमृत कुंड का जल। और यहाँ पर भाग 22 समाप्त होता है। चलिए भाग 23 स्टार्ट करते हैं। सरदार ने जब राजकुमार के मुंह से सुना कि उसके कबीलेवासी अमृत कुंड के जल से अब ठीक होंगे तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि सरदार जानता है कि अमृत कुंड तक पहुंचना आसान नहीं है। अमृत कुंड के चारों ओर खतरनाक राक्षसों का पहरा लगा हुआ था। राजकुमार सरदार के चिंतित चेहरे को देखकर बोला, सरदार आप चिंता मत करिए, मैं आपको अमृत कुंड तक ले चलूँगा, बस आप मेरे पीछे पीछे आइए। इतना कहने के बाद राजकुमार गुफा के एक दिशा की ओर चलने लगा। सरदार भी राजकुमार के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर तक चलने के बाद राजकुमार को अमृत कुंड नजर आने लगा। सरदार अमृत कुंड की सुरक्षा देखकर चिंतित हो गया। सरदार को अपने कबीले वासियों को बचाना भी था और उसके पास समय भी कम था। सरदार तांत्रिक और राक्षसों के होश में आने से पहले ही अपने कबीले वासियों को ठीक करके ले जाना चाहता था। सरदार के मन में इसी तरह के विचार उठ रहे थे। तभी धीमी आवाज़ में राजकुमार सरदार से बोला, मैं आपको अपनी जादुई गोली दे दूंगा, उसको आप मुंह में रख लेना, जिससे आप गायब हो जाएंगे। गायब होने के बाद आप अमृत कुंड से एक बड़े पात्र में जल ले लेना और जल लेकर अपने कबीले वासियों को होश में लाकर आप इसी पहाड़ी से अपने कबीले में चले जाना। मैं अभी इन लोगों के सामने आकर इनका ध्यान भटकाता हूँ, जिससे इन लोगों का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाएगा और आप आसानी से अमृत कुंड से जल लेकर चले जाना। राजकुमार की बात सुनकर सरदार उसकी भावना देखकर खुश हो गया, लेकिन सरदार का दिल नहीं माना कि वह अपने स्वार्थ के लिए राजकुमार को मुसीबत में डाले। सरदार राजकुमार से बोला, नहीं राजकुमार, आपको मुसीबत में अकेला छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा। सरदार की बात सुनकर राजकुमार सरदार को समझाते हुए बोला, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन हम दोनों साथ में गए तो राक्षसों को भनक लग जाएगी और ऐसे में हम दोनों फंस जाएंगे। यदि मैं उनका ध्यान भटका दूंगा तो आप आसानी से जल ले जाएंगे। सरदार बोला, लेकिन यह सब करने में आप फंस जाएंगे और फिर राक्षस आपको मारने का प्रयास करेंगे। तो राजकुमार मुस्कुराते हुए बोला, आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये राक्षस मुझको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए मेरा एक मददगार है, जिसको याद करते ही वह तुरंत ही यहाँ हाजिर हो जाएगा। राजकुमार की बात सुनकर सरदार की कुछ चिंता कम हुई। सरदार बोला, ऐसा कौन सा मददगार है जो आपको याद करने पर तुरंत हाजिर हो जाएगा? राजकुमार बोला, सोनपरी। अच्छा, अब आप बातों में समय ना गंवाएं, जल्दी से अमृत कुंड का जल लेकर आप अपने कबीले वासियों को होश में लाएं, और अगर राक्षस को पता चल गया तो फिर आप अपने कबीले वासियों को बलि देने से नहीं रोक पाएंगे। इसलिए मैंने जैसा कहा है आप वैसा करिए और जल्दी से जाइए। सरदार को ना चाहते हुए भी राजकुमार की बात माननी पड़ी। राजकुमार ने अपनी जादुई गोली सरदार को दे दी। जादुई गोली लेने के बाद सरदार वह गोली अपने मुंह में रखकर गायब हो गया। सरदार के गायब होते ही राजकुमार बोले, अच्छा, अब मैं अमृत कुंड के चारों तरफ पहरा दे रहे राक्षसों का मन भटकाता हूँ, तब तक आप अमृत कुंड से जल लेकर यहाँ से चले जाना। सरदार ने राजकुमार यशवर्धन की बातों पर हामी भर दी। इसके बाद राजकुमार अपनी छिपने वाली जगह से निकलकर उन राक्षसों के सामने खड़ा हो गया और तेज आवाज़ में बोला, तुम लोगों ने अमृत कुंड की सुरक्षा मेरे लिए बढ़ाई है ना? अब मैं तुम लोगों के सामने हूँ, यदि मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो। इतना कहने के बाद राजकुमार एक दिशा की ओर भागने लगा। पहरा दे रहे राक्षसों को राजकुमार को पकड़ने का यह बढ़िया मौका मिल गया था और राक्षस यह मौका नहीं जाने देना चाहते थे। वे लोग राजकुमार को पकड़ने के लिए तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ पड़े जिधर राजकुमार भागकर गया था। अमृत कुंड की रक्षा में केवल 2 राक्षस ही रह गए थे। सरदार मौके का फायदा उठाते हुए अमृत कुंड के पास गया और बिना कोई शोर किए हुए अमृत कुंड का जल एक पात्र में भर लिया। इस बात की भनक पहरा दे रहे राक्षसों को भी पता नहीं चला।
सरदार अमृत जल लेकर तुरंत गुफा के मैदान के पास पहुंच गया, जहां पर उसके कबीलेवासी बेहोश पड़े हुए थे। सरदार एक भी पल की देरी ना करते हुए तुरंत अपने कबीलेवासियों के मुंह में अमृत कुंड के जल की बूंदी बारी बारी से डालने लगा। सभी के मुंह पर अमृत कुंड का जल पड़ने के बाद कुछ देर में होश आ गया। कबीलेवासी होश में आते ही अपने चारों ओर का दृश्य देखा तो हैरान रह गए। सभी तांत्रिक और राक्षसों को बेहोश देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर उन सब लोगों की मदद करने वाला कौन आ गया। सरदार अभी भी अदृश्य रूप में था। वह अपने कबीले वालों के होश में आ जाने से बहुत खुश हुआ और साथ में सभी के दिमाग में चल रहे सवालों को भी समझ गया था। सरदार ने अपने मुंह में से जादुई गोली निकाल ली। जादुई गोली निकलते ही सरदार सभी को दिखाई देने लगे। कबीलेवासी अपने सरदार को अपने पास देखकर बहुत खुश हुए और सरदार की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। सरदार समझ गया कि ये लोग क्या जानना चाहते हैं। सरदार ने अपने कबीलेवासियों को पूरी घटना बता दी। घटना बताने के बाद अंत में सरदार बोले, अच्छा अब सब लोग यहाँ से निकलो, नहीं तो किसी को भनक लग गई तो हम लोगों का बचना फिर मुश्किल हो जाएगा। सरदार इतना कहने के बाद कबीलेवासियों को लेकर उस गुफा से छिपते छिपाते पहाड़ी के जंगल में आ गया और जंगल से होते हुए सरदार सभी लोगों के साथ अपने कबीले में बहुत ही आराम से पहुंच गया। काली पहाड़ी से अपने कबीले में आने तक सरदार को रास्ते में कोई खतरा नहीं मिला। कबीले में अपने खोए हुए लोगों को पाकर सब लोग खुश हो गए। सभी के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। सरदार भी सबकी खुशी देखकर मन ही मन खुश हो गया। और इधर राजकुमार भागते भागते गुफा के उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर राजकुमारी सोनालिका पिंजरे में कैद थी। तो एपिसोड 23 भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम एपिसोड 24 भी प्रारंभ करते हैं। राजकुमार यशवर्धन के पीछे पीछे राक्षस भी उस जगह पर पहुंच गए थे। राजकुमार राक्षसों के आने से पहले ही गुफा में कहीं पर छिप गए थे। राजकुमार ऐसी जगह पर छिपा हुआ था जहाँ से वह सभी को देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। राजकुमारी सोनालिका अभी भी पिंजरे में कैद थी। पिंजरे के पास राक्षस राज भी खड़ा था, जो राजकुमारी को विवाह करने के लिए डरा धमका रहा था। लेकिन राजकुमार को खोजते हुए कुछ राक्षस वहां पर पहुंच गए और उसके कार्य में दखल पड़ गया, जिसके कारण वह क्रोधित हो गया और गुस्से में राक्षसों की ओर देखते हुए बोला, तुम लोगों को यहाँ पर आने की हिम्मत कैसी हुई? और तुम लोग अमृत कुंड की रक्षा कर रहे थे। जब तुम लोग यहाँ पर हो तो अमृत कुंड की रक्षा कौन कर रहा है? इतना कहने के बाद राक्षस राज गुस्से से दहाड़ उठा। राक्षस राज का गुस्सा देखकर सैनिक डर गए। उन राक्षसों में से एक ने हिम्मत करते हुए कहा, राक्षस राज, हम लोग तो उस राजकुमार का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए जिसकी खोज करने के लिए आपने बोला था। राक्षस राज फिर गुस्से से बोला, हाँ, खोज करने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ आने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के लिए जहाँ पर राजकुमार गायब हुआ था। राक्षस सैनिक ने कहा, राक्षस राज, आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही कर रहे थे, लेकिन कुछ देर पहले हम लोगों ने राजकुमार यशवर्धन को देखा, जो हम लोगों को देखकर इसी ओर भाग आए हैं। हम लोग तो उनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गए और राजकुमार इसी गुफा के आसपास कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। राक्षस राज ने जब यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा, जिसको वह ढूंढने के लिए इतना परेशान है वह इस गुफा में ही कहीं पर छिपा हुआ है। इतना सोचने के बाद राक्षस राज ने गुफा के पत्थरों की ओर देखते हुए तेज आवाज में बोला, राजकुमार यशवर्धन, मुझे पता है तुम इसी गुफा में पत्थरों के पीछे छुपे हुए हो और मेरी आवाज़ तुम तक पहुंच भी रही है। यदि तुम राजकुमारी सोनालिका की जान बचाना चाहते हो तो पत्थरों के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ जाओ। इतना कहने के बाद राक्षस राज शांत हो गया और राजकुमार यशवर्धन के पत्थरों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर राजकुमार ने जब राक्षस राज की बात सुनी तो वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपनी जगह पर शांत बैठा रहा। इधर राक्षस राज ने कुछ सैनिकों को वापस अमृत कुंड की रक्षा के लिए भेज दिया। राक्षस राज ने देखा कि काफ़ी देर हो गई है तो राजकुमार अभी भी पत्थरों के पीछे से नहीं निकला है, तो उसने फिर वही शब्द दोहराया जो कुछ देर पहले कहा था। लेकिन इस बार भी राजकुमार बाहर नहीं निकला। राक्षस राज गुस्से से खींच उठा। उसने गुस्से में अपने हाथों से राजकुमारी सोनालिका के पिंजरे में एक किरण छोड़ दी। किरण जाते ही राजकुमारी को चारों तरफ से लपेट लिया। किरण के चपेट में आते ही राजकुमारी दर्द से चीख उठी। राजकुमारी की चीख गुफा के पत्थरों में गूंजने लगी। राजकुमार ने जब राजकुमारी की चीख सुनी तो वह तड़प उठा।
और बिना एक पल की देरी किए पत्थरों के पीछे से निकलकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया और तड़पती हुई आवाज़ में बोला, राक्षस राज, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। अब तुम राजकुमारी को अपने किरणों से आज़ाद कर दो। राक्षस राज ने तुरंत राजकुमारी को आज़ाद कर दिया, लेकिन अगले ही पल राजकुमार को अपनी शक्ति से एक पिंजरे में कैद कर लिया। राजकुमार पहले से ही जानता था कि राक्षस राज ऐसी ही कोई हरकत करेगा। राजकुमार के कैद होते ही राक्षस राज के दिमाग में कई तरह की कुटिल योजनाएं बनने लगी। राजकुमार को कैद करने के बाद राक्षस राज राजकुमारी सोनालिका के पास गया और राजकुमारी से बोला, राजकुमारी, अब तुमको मेरे साथ विवाह करना ही पड़ेगा। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं राजकुमार यशवर्धन को जान से मार दूंगा। राक्षस राज ने राजकुमारी के ऊपर वही चाल चल दी जो उसने कुछ देर पहले राजकुमार को सामने लाने के लिए चली थी। राक्षस राज की बात सुनकर राजकुमारी तेज आवाज में बोली, राक्षस राज, तुम चाहे कोई भी तरीका अपना लो, मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी की बात सुनकर राक्षस राज को गुस्सा आ गया और गुस्से में ही अपने हाथ से लाल रंग की किरण राजकुमार यशवर्धन की ओर छोड़ दिया। लाल किरण राजकुमार को जाकर लग गई। लाल किरण लगते ही राजकुमार दर्द से तड़प उठा। लाल किरण राजकुमार को बेतहाशा दर्द दिए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार के प्राण कुछ ही देर में निकल जाएंगे। राजकुमारी सोनालिका राजकुमार के दर्द को कुछ देर तक देखती रही, लेकिन राजकुमारी को जब एहसास हो गया कि राक्षस राज अपनी बात मनवा कर ही रहेगा, तो वह राजकुमार की जान बचाने के लिए राक्षस राज से बोली, राक्षस राज, राजकुमार की जान बख्श दो, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राक्षस ने जब राजकुमारी की बात सुनी तो वह तुरंत राजकुमार को लाल किरण से आज़ाद कर दिया, लेकिन तब तक राजकुमार बेतहाशा दर्द के कारण बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। राजकुमार बेहोश होकर पिंजरे के अंदर गिर गया। राजकुमारी ने जब यह देखा तो वह अपने मन की शंका से कलप उठी। राक्षस राज राजकुमारी की मनोदशा को समझ गया था। राजकुमारी की मनोदशा को देखकर राक्षस राज बोला, राजकुमारी घबराओ मत, राजकुमार अभी जिंदा है, यह केवल दर्द के कारण बेहोश हो गए हैं। यदि तुमने मुझसे विवाह करने में कोई अनाकानी की तो फिर राजकुमार तुम्हें मृत्यु की अवस्था में मिलेगा। राजकुमारी ना चाहते हुए राक्षस राज से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राक्षस राज ने अपनी शक्ति से थोड़ी देर में विवाह मंडप तैयार कर दिया। कुछ देर बाद राजकुमारी राक्षस राज के साथ विवाह मंडप में पहुंच गई थी। राजकुमारी अपने मन ही मन में भगवान को याद करते हुए यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह उसका विवाह राक्षस राज के साथ ना हो। क्या राजकुमार पिंजरे से आज़ाद हो पाएगा, या फिर राजकुमारी की शादी होती अपनी आंखों से देखेगा, या होगा कोई नया चमत्कार? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे अगला एपिसोड।